नमस्कार। कक्षा 8 के विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पाठ है उसके नोट्स देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इसके अंदर वनोन्मूलन। तो इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। तो वन क्षेत्रों को कृषि यानी एग्रीकल्चर, शहरीकरण और अन्य उपयोगों के लिए स्थायी रूप से हटाना क्या है, वो क्या कहलाता है? वनोन्मूलन। यानी वनों का नाश ही वनोन्मूलन है। तो वनों को हटाने का कारण क्या क्या है? पहला है कृषि भूमि की आवश्यकता, यानी कि बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उत्पादन, ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा भोजन चाहिए, तो ज़्यादा खेती करनी पड़ेगी, इसलिए पेड़ों को काटा जा रहा है। औद्योगिकीकरण, कारखानों और खनन के लिए भूमि का उपयोग, इसके लिए भी वनों को काटा जा रहा है। अगला है शहरीकरण, आवास और बुनियादी ढांचे के निर्माण, जनसंख्या बढ़ रहेगी तो रहने के लिए घर चाहिए, उसके लिए भी काटा जा रहा है। इसके अलावा ईंधन चाहिए और लकड़ी का उपयोग घरेलू ईंधन और औद्योगिक उपयोग के लिए ईंधन चाहिए, इसके लिए भी पेड़ों को काटा जा रहा है। तो वनोन्मूलन क्या है? पेड़ों को काटना, ठीक है ना, और उपयोग के लिए। कारण क्या है? कृषि भूमि की आवश्यकता हो गया, दूसरा औद्योगिकरण हो गया, तीसरा शहरीकरण और चौथा हो गया ईंधन का उपयोग। आगे बात करते हैं। एक अन्य इसका कारण यह भी है, चारागाह भूमि, पशुओं के लिए घास के मैदान, यानी कि पशुओं के लिए चारा भी चाहिए, तो चारागाह भूमि बनाने के लिए उसके लिए भी वनों को काटा जा रहा है। अब इसका परिणाम देखते हैं क्या क्या होता है। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यानी ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना है, ना धरती का ताप बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसें बढ़ रही है। मिट्टी का कटाव हो रहा है, उपजाऊ भूमि है उसको नुकसान पहुंच रहा है इससे, वन कट जाने से। जैव विविधता को क्षति हो रही है, यानी कि पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ बहुत सारे पौधे प्राणियों के आवास होते हैं वो खत्म हो रहे हैं, वहाँ जंतु रहते हैं वो रहते हैं, पक्षी रहते हैं, समाप्त हो रहे हैं। जल चक्र प्रभावित, यानी बारिश की कमी हो रही है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और सूखा, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं नहीं हो रही, कई बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती, कहीं अचानक बारिश होती है, तो ये सब हो रहा है वनोन्मूलन के कारण। अगला है वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। तो वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण जैव विविधता को बनाए रखने, पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है, यानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे सुरक्षित करने के लिए कई विशेष क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी कि जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जंतु है, उनका संरक्षण जरूरी है। और उनको संरक्षण करने के लिए क्या करते हैं हम? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करते हैं। और उनके उदाहरण क्या क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ यानी कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान वो क्षेत्र है जहाँ पर पेड़ पौधे जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नेशनल पार्क। तो इसकी परिभाषा क्या है? प्राकृतिक क्षेत्रों में पारिस्थितिकी, वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सुरक्षित क्षेत्र जहाँ मानव गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती है, ऐसे क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक क्षेत्रों में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, वनस्पति या पेड़ पौधे, वन्य जीव आदि को एक सुरक्षित क्षेत्र है जहाँ मानव गतिविधियाँ नहीं होती, वो राष्ट्रीय उद्यान है ना। मानव गतिविधियाँ, पेड़ों को काटना, आना जाना इतना खुले रूप से नहीं होता जैसे कि अन्य जगहों पर होता है। परमिशन लेकर सब कुछ वहाँ करना पड़ता है कि आपको ये उपयोग करना है या नहीं करना। इसकी विशेषता क्या होती है? जैव विविधता और यहाँ पर पर्यावरण का संरक्षण हो जाता है, अनुसंधान और शिक्षा के लिए उपयुक्त होता है। किसी को रिसर्च करनी है, ठीक है, आगे जब पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में जानना है तो रिसर्च कहाँ करेंगे? ऐसे तो पेड़ जगह जगह काट दिए बच्चे कहाँ, तो इन क्षेत्रों में जाकर कर सकते हैं। कहीं व्यावसायिक गतिविधि नहीं होती, यानी कोई व्यवसाय जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र है, प्रदूषित गैसें आदि, इन सबसे क्या है, जंतु पौधे आदि मुक्त रहते हैं उस क्षेत्र में। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बहुत है देश के हर कोने में है। जैसे एक दो उदाहरण देते हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम में है, एक सींग वाले गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में, इसमें बाघ संरक्षण किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अभ्यारण्य, सेंचुरीज। तो वन्य जीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्र जहाँ सीमित मानव गतिविधियाँ जैसे इको टूरिज्म की अनुमति होती है ना, कि वहाँ टूरिस्ट आते हैं और किसी विशेष जंतु का वहाँ संरक्षण किया जाता है। छोटा क्षेत्र होता है राष्ट्रीय उद्यान से, और वहाँ पर इको टूरिज्म की अनुमति होती है, वो क्या कहलाता है? अभ्यारण्य कहलाता है। इसकी विशेषता क्या होती है? वन्य प्राणियों का प्राकृतिक आवास सुरक्षित किया जाता है, प्रजनन और जीवन चक्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, सीमित मानव हस्तक्षेप, यानी राष्ट्रीय उद्यान में तो मानव हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, वहाँ आसपास रहने वाले आसपास रहने वाले लोग होते हैं, वो पेड़ पौधे से कुछ फल आदि प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ ले आते हैं, यानी आने जाने की इजाज़त होती है, परमिशन होती है, लेकिन पूछ कर आ जा सकते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, आसपास के लोग इतना वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसका उदाहरण क्या है? जैसे कि भरतपुर है,
वहाँ पर पक्षी अभयारण्य है राजस्थान में, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रूस से साइबेरिया आते हैं। इसके अलावा एक है पेरियार अभयारण्य केरल में, हाथियों और टाइगर का रिजर्व है ये। अब बात करते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बायोस्फीयर रिजर्व्स की। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। बड़े क्षेत्रों में पारिस्थितिकी और जैव विविधता का संरक्षण, जिसमें अनुसंधान, पर्यटन, आर्थिक विकास के लिए अलग अलग क्षेत्र निर्धारित होते हैं ना। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, परिस्थिति के लिए कर दिया, जैव विविधता का कर दिया, संरक्षण का कर दिया। एक जगह रिसर्च होगी, एक जगह सिर्फ टूरिस्ट आएंगे, और थोड़ी थोड़ी दूर बाद वहाँ आगे आर्थिक विकास होगा ना। अलग अलग क्षेत्र बना दिए किस क्षेत्र में, तो वो कहलाता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं होती है, ये 3 क्षेत्र होते हैं, इसके अंदर 3 भाग होते हैं। एक होता है कोर क्षेत्र, मानव गतिविधियों से पूर्णतः सुरक्षित, यानी मानव गतिविधियां यहाँ नहीं होती। दूसरा होता है बफर क्षेत्र, जिसमें अनुसंधान और इको टूरिज्म, रिसर्च करने वाले आते हैं और टूरिस्ट आते हैं। एक तो वो होता है कोर क्षेत्र, जहाँ जैसे कोई टाइगर है, बाघ आदि रहता है, उस क्षेत्र में रहता है, उस क्षेत्र में कोई आदमी नहीं जा सकता, वो रहेंगे, जीव जंतु पौधे रहेंगे, उसमें क्षेत्र में कोई नहीं जा सकता। दूसरा होता है बफर क्षेत्र, जैसे आप बना सकते हैं ऐसे, इसका क्षेत्र यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे ये कोर क्षेत्र हो गया, इसके बाद होगा बफर क्षेत्र, इसके बाद होगा ट्रांजिशन क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर वन में कोई नहीं जा सकता, इसके अंदर टूरिस्ट और रिसर्च करने वाले जा सकते हैं। जबकि बाहरी क्षेत्र होता है ट्रांजिशन क्षेत्र, जहाँ स्थानीय समुदाय होते हैं, आसपास रहने वाले लोग जाकर ईंधन वगैरह ले आते हैं। तो ये होता है, यह संरचना होती है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की। संयुक्त राष्ट्र के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा ये होता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। इसके अलावा सुंदरवन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये पश्चिम बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। ये इनके 2 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा आपकी बुक में कोई दे रखा है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगला है महत्व है, इससे जैव विविधता की संरक्षण होता है। जैव विविधता का मतलब क्या हुआ? जीवों की विविधता है ना, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो जैव विविधता है। विलुप्त प्राय जंतुओं का संरक्षण, विलुप्त प्राय ना विलुप्त होने वाले हैं, है ना, जिनकी संख्या बहुत बची है, 15-20 बच्चे हैं, 20-30 बच्चे हैं, इतनी कम संख्या में बच्चे हैं कि अब अगर उनका ध्यान नहीं रखा जाए तो वो पौधे और जंतु खत्म हो सकते हैं, उनका संरक्षण यहाँ होता है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन से यहाँ बचाव होता है, और प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ सतत उपयोग होता है। इसके बाद बात करते हैं आगे, क्या इन संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन और संवर्धन न केवल वन्य प्राणियों की संरक्षण, प्राणियों की रक्षा करता है, बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। यानी कि मानव जीवन की गुणवत्ता किस प्रकार सुधरती है? वहाँ लोग जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं, टूरिज्म के थ्रू जाते हैं, आसपास के लोग जाते हैं, तो वो भी सीखते हैं कि हमें इस तरह वनों को क्या है संरक्षित करना चाहिए, उन्हें आगे जाकर प्रेरणा मिलती है। अब प्राणी जगत यानी फ्यूना क्या होते हैं? तो प्राणी जगत होते हैं किसी क्षेत्र में रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं, यानी जीव जंतुओं को प्राणी जात कहते हैं। ये यानी फ्यूना यानी प्राणी जात, यानी किसी विशेष क्षेत्र में जो जंतु पाए जाते हैं वो प्राणी जात कहलाते हैं। ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इसका महत्व क्या है? इससे क्या है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रहता है, भोजन श्रृंखला का हिस्सा होती है, और जैविकता का संकेतक होते हैं। भोजन श्रृंखला है ना, एक फूड चेन होती है जिसके अंदर एक जीव दूसरे खाता है। जैसे घास होती है, घास को चूहा या मेंढक खाता है, चूहा या मेंढक को सांप खाता है, सांप को कौन खाता है? बाज खाता है। इसी तरह घास होता है, घास को कौन? गाय या बकरी खाती है, उस गाय और बकरी का दूध क्या मनुष्य पीते हैं। तो इस तरह यह होती है फूड चेन, यानी कि भोजन के लिए एक जंतु का दूसरे जंतु पर निर्भर रहना। इसके अलावा जैव विविधता का संकेतक भी ये होता है। उदाहरण के लिए भारत में प्राणी जात कौन कौन से है? बाघ, हाथी, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन आदि प्राणी जात है, यानी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु। आगे बात करते हैं वनस्पति जात यानी फ्लोरा। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधों की सभी प्रजातियां वनस्पति जात कहलाती है, परिस्थिति तंत्र का आधार बनती है। यानी कोई क्षेत्र विशेष है, कोई जगह है, वहाँ पर कोई स्पेशल पौधा उग रखा है जो अन्य भारत, मान लो भारत के अन्य स्थान पर नहीं मिलता, सिर्फ वहाँ पर मिलता है, तो क्या फ्लोरा कहलाता है। इसका महत्व क्या है? ऑक्सीजन का उत्पादन, खाद्य एवं औषधीय पौधों का स्रोत। इसके अलावा मिट्टी का संरक्षण भी इनसे होता है। इसका उदाहरण क्या है? भारत में वनस्पति जात कौन कौन सी है? जैसे सागौन है, बांस है, साल है, देवदार है। ये जो पेड़ है एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, तो ये फ्लोरा के अंदर आते हैं। अब विशेष क्षेत्र स्पीसीज एंड एंडेमिक स्पीसीज। अब विशेष क्षेत्र स्पीसीज देखते हैं, वे प्रजातियां जो केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, अन्य स्थानों पर नहीं मिलती, वो क्या है? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। वो तो क्या है? वो तो हो गया जंतु हो गया जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज यानी इसमें जंतु पौधे दोनों आ जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्षेत्रीय जलवायु,
मिट्टी और भूगोल। विशेष आवास की आवश्यकता, ये इसके कारण है। इसका महत्व क्या है? जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का ये संकेतक होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या है? तो भारत में विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कौन कौन सी है? एक सींग वाला भारतीय गेंडा, नीलगिरी ब्लू रोबिन, एशियाई शेर, गिर वन गुजरात में पाए जाते हैं। ये कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है जो पाई जाती है। ठीक है, तो ये इनके उदाहरण है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के। अब आगे बात करते हैं संकटापन्न जंतु की। तो संकटापन्न जंतु क्या होते हैं? यानी कि वे जंतु जो पर्यावरण या मानवीय गतिविधियों के कारण विलुप्ति के कगार पर है। मैंने कहा ना कि ऐसे जंतु जो विलुप्ति के कगार पर है, कहने का मतलब हुआ जिनकी संख्या 10, 20, 30, 40 यानी 20-30 बची है ना, अब उनका ध्यान नहीं रखा तो वो खत्म हो सकती है। किसी की 2-4 बची है, 2-4 से लेकर 20-30 तक जिनकी संख्या है, वो क्या है? संकटापन्न जंतु है। कारण क्या है? वनों की कटाई, वन काट दिया, उनकी आवाज़ छीन ली, अवैध शिकार उनको मार मार के खत्म कर दिया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, अचानक मौसम परिवर्तन से भी वो बीमार होकर मर गए। इसके अलावा प्रदूषण और प्राकृतिक आवास का विनाश, उनका घर छीन लिया। इसके अलावा बढ़ता प्रदूषण, इन सबसे क्या जंतु धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इसका महत्व क्या है? यह जैव विविधता बनाए रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। पारिस्थितिक तंत्र की यह स्थिरता में सहायक होते हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं। भारत में संकटापन्न जंतु कौन कौन से हैं? यानी जिनकी विशेष क्षेत्र भी कह सकते हैं, या संकटा विशेष क्षेत्र यानी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। संकटापन्न है ना कि उनका ध्यान न रखे तो वो विलुप्त हो जाएंगे। विशेष क्षेत्र यानी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। फ्लोरा, इसके अलावा प्राणी जाति यानी एक विशेष प्राणी जो एक आवास में पाए जाते हैं। तो इन शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। बाघ, एशियाई हाथी भारत में संकटापन्न जंतु, गंगा डॉल्फिन, कश्मीरी लाल हिरण। अब प्रोजेक्ट टाइगर, यह 1973 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था बाघों की घटती संख्या को रोकना और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना। इसका महत्व क्या था? बाघ जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रतीक है, इसलिए इनका महत्व बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा अवैध शिकार और आवास विनाश को रोकना। अब प्रमुख संरक्षित क्षेत्र कौन से बाघ के लिए? तो कार्बेट, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड और रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान, ये बाघ संरक्षण के लिए क्षेत्र है। आगे बात करते हैं। इससे क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत में बाघों की संख्या बढ़ी, यानी विशेष कुछ क्षेत्र बना दिए जहाँ पर क्या है बाघों का संरक्षण किया गया प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। और भी क्षेत्र जोड़े गए, ये 2 उदाहरण है। इससे बाघों की संख्या बढ़ी। अब पारितंत्र, हम बार बार बात कर रहे थे पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, वो क्या होता है? तो उसकी परिभाषा देखते हैं। इसको कहते हैं इकोसिस्टम। जैविक यानी पौधे, जानवर और अजैविक मिट्टी, पानी, हवा घटकों के बीच जो संबंध होता है वो पारितंत्र कहलाता है। जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो संबंध होता है यानी मिट्टी, पानी, हवा और पौधे और जानवर एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यह पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। जैसे प्रकार क्या है? जैसे स्थलीय होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है वन और घास के मैदान। जल में होता है महासागर, नदी। और इसका महत्व क्या है? इससे ऑक्सीजन और भोजन उत्पादन होता है। जल चक्र और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है और जैव विविधता का संरक्षण होता है। इसका उदाहरण है अमेजन वर्षावन जो ब्राजील में पाया जाता है, गंगा नदी पारितंत्र। ठीक है, ये गंगा नदी पारितंत्र भारत में और अमेजन वर्षावन का ब्राजील के अंदर है। अब बात करते हैं प्रवासी पक्षी क्या होते हैं। तो मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले पक्षी क्या प्रवासी पक्षी कहलाते हैं? उदाहरण के लिए साइबेरियन क्रेन है जो रूस से भारत आते हैं सर्दियों में। घना पक्षी विहार भरतपुर है, वहाँ पर फिर गर्मी आते ही वापस चले जाते हैं। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है जैव विविधता बनाए रखना और पारितंत्र संतुलन। और कागज का पुनर्चक्रण, तो उपयोग किए गए कागज से नए कागज का निर्माण कागज का पुनर्चक्रण पेपर रिसाइकलिंग कहलाता है। ये भी आपके चैप्टर में दे रखा है। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है वनों का संरक्षण, पेड़ काट कर बनाए जाते हैं तो वापस रिसाइकलिंग हो गए कागज, तो वनों को कम काटा जाएगा, ऊर्जा की बचत होगी और प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण भी होता है। अगला है पुनः वनीकरण, तो कटे हुए वनों को पुनः लगाना पुनः वनीकरण कहलाता है। इसका लाभ क्या है? इससे जैव विविधता का संरक्षण होता है, जलवायु परिवर्तन से बचाव होता है और प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम होती है। इसके बाद ये पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, इससे वीडियो के आगे रीच बढ़ती है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।